बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में लगभग हम 125 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करेंगे। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रश्न पहले भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखे होंगे। साथ के साथ आप अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप इन सभी प्रश्नों का बहुत ही सही तरीके से उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के स्तर प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन सी जगह थी जहाँ से हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके पहले की हड़प्पा संस्कृति के बारे में, या विकसित हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके बारे में, या फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संस्कृति थी उसके बारे में जानकारी मिली है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बनावली। बनावली से जो है ये तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिल रही है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के दरबार में वह कौन सा विद्वान था जिसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती थी। तो वो कौन था जिसको पूर्व का होमर बोला गया है? क्या वो फिरदौसी है, अलबरूनी है, बैहाकी है या उत्बी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फिरदौसी। फिरदौसी को जो है होमर का उपाधि या पूर्व के होमर की उपाधि जो है महमूद गजनवी के दरबार में दी गई थी। अगला प्रश्न है कि किस उपनिषद से तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन लिया गया है? कौन सा उपनिषद है जिसमें से ये कथन जो है ये लिया गया है? क्या ये छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है या बृहदारण्यक उपनिषद है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है जी। अगला प्रश्न बनता है कि एलिफेंटा की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य है नहीं, सत्य नहीं है बताना है आपको। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ए, ये है एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था, विच इज़ टोटली करेक्ट। ठीक है जी। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा माना जाता है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। ठीक है। यहाँ से त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ से महावीर स्वामी की एक प्रस्तर प्रतिमा भी मिली है जो कि गलत है। ठीक है जी। तो इसमें जो सही आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन डी है, चौथे का डी। इसमें सत्य नहीं है पूछा गया था। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम किस यूरोपीय शक्ति ने संयुक्त पूंजी कंपनी का प्रारंभ किया था? तो वो कौन सी कंपनी थी जिसने जो है संयुक्त पूंजी कंपनी का प्रारंभ किया था भारत के साथ व्यापार करने के लिए? क्या वे फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे या अंग्रेज थे? तो किन लोगों ने जो है भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी का प्रारंभ किया था? तो ये डच थे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ये डच रहेगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना किसने करी थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। सैयद शासकों का इतिहास जानने का एकमात्र साधन तारीख ए मुबारक शाही किसकी रचना है? आपको बताना है कि जो सैयद शासक हुआ करते थे उनका जो इतिहास के बारे में हमें पता लगता है और उसका अब जो एकमात्र साधन बचा है वो है एक किताब जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। और इसकी रचना किसने करी थी आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद ने जो है तारीख मुबारक शाही की जो है रचना करी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। तो किस पुस्तक में कहा गया है ये? महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा कि महात्मा गांधी की वे कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में जो है इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहकर संबोधित किया है। आइए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट से। गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? फिर से ध्यान देना है, सत्य नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है जी। क्योंकि अक्सर वनडे एग्जाम्स में हम पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और फट से देख लेते कि अरे ये आंसर सही है। तो हमेशा नहीं है और है पर ज़रूर ध्यान दीजिए, उसको दोबारा से एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, गुप्तकालीन समाज में अनेक मिश्रित
जातियां अस्तित्व में आ चुकी थीं। ठीक है जी। गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथों में शूद्रों को व्यापार, शिल्प एवं कृषि करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अगला है, इस काल में ब्राह्मणों को सिर्फ धार्मिक एवं साहित्यिक कर्म करने की अनुमति प्रदान की गई है। और डी है, फहयान अछूतों को चंडाल कहता था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? तो ये ऑप्शन है बी। इस काल में ब्राह्मणों को सिर्फ धार्मिक एवं साहित्यिक कर्म करने की अनुमति प्रदान की गई थी, ये सही नहीं है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपके सामने, हेनसांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? आपको बताना है कि जो हेनसांग थे उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन दे रहा है कि 629 ईसा में उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए प्रस्थान किया। क्या ये सही है या नहीं है, आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है, हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करने के पश्चात सर्वप्रथम कपिशा पहुंचा था। क्या ये भी सही है या नहीं है? उसके बाद है 637 ईसा में वह नालंदा विश्वविद्यालय गया और यहाँ के आचार्य शीलभद्र थे। क्या ये सही है? 637 में वो नालंदा गया या नहीं गया, आपको बताना है। या वो वहाँ के आचार्य जो थे वो शीलभद्र थे या नहीं थे, आपको बताना है सही है या नहीं है। उसके बाद चौथा है, उसने नालंदा में बौद्ध विद्वान जयगुप्त से शिक्षा ग्रहण की। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वह सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी। उसने नालंदा में जो बौद्ध विद्वान जयगुप्त से उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। ठीक है जी। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, बस ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम एक बार फिर से। जैन धर्म में संवर की व्यवस्था या अवस्था में से क्या तात्पर्य है? तो जब कर्म जीव को बांध लेता है तो उसे संवर कहते हैं। क्या ये सही है? या फिर जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है तब उसे संवर कहते हैं। क्या ये सही है? जब पहले से विद्यमान कर्म या क्षय हो जाता है, जो पहले से विद्यमान कर्म थे उनका क्षय हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। या उसके बाद है जब नए कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। तो संवर किसे कहा जाता है जैन धर्म में, आपको सिंपल सा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन डी। जब नए कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है उसे संवर कहा जाता है जैन धर्म की अवस्था में। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? तो नहीं चुने गए, ध्यान देना है। कई बार गलती से लोग फट से देखते चुने गए, फटाक से लगा दिया ये वाला आंसर सही है, नहीं तो ये सही है। इस पे ध्यान देना है आपको कि क्या लिखा है वर्ड में। ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, श्री लाला लाजपत राय, श्री बाल गंगाधर तिलक या श्री मोतीलाल नेहरू। वे कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बाल गंगाधर तिलक। इनको कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है, या श्री ज्योतिबा फुले जी ने कहा है, श्री B.R. अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा है, या बाल गंगाधर तिलक जी ने ऐसा कहा है? तो आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो है ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, उन्हें लगता है कि अस्पृश्यता सही है, तो मैं उन्हें बिल्कुल भी भगवान नहीं मानूंगा। अगला प्रश्न है, मोरक्को निवासी इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो जो मोरक्को का इब्न बतूता था वो भारत किस शासनकाल में आया, या कौन सुल्तान थे दिल्ली के जब वो दिल्ली आए थे? तो इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दिए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद या फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जब दिल्ली या भारत की यात्रा पर आए थे तो वो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उस समय वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री एडवर्डी ने किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, वीर नरसिंह या अच्युत राय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है कृष्णदेव राय। पुर्तगाली यात्री एडवर्डी ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है?
तो जो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत है इसका प्रतिपादन क्या अरविंद घोष जी ने किया है, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है, चित्तरंजन दास जी ने किया है, या लाला लाजपत राय ने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अरविंद घोष। अरविंद घोष जी ने जो है निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध राष्ट्रीय उदारवादी लीग से नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से वे कौन हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय उदारवादी लीग से नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का संबंध राष्ट्रीय उदारवादी लीग से नहीं है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण युगीन बस्ती इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? आपको बताना है कि जो ताम्रपाषाण युगीन बस्ती इनाम गांव थी उसका संबंध किस संस्कृति से है। क्या ये कायथा संस्कृति से था, आहाड़ संस्कृति से था, मालवा संस्कृति से है, या जोरवे संस्कृति से है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति से जो है ताम्रपाषाण युगीन बस्ती इनाम गांव का संबंध है। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में सिक्कों के प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मौर्योत्तर काल के सिक्कों की बात हो रही है तो इसमें इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए, क्या यह सही है? या इंडो ग्रीक शासकों के स्वर्ण के सिक्के द्राम्य कहे जाते थे, क्या ये भी सही है, द्रम्य? या कुषाण शासकों ने केवल स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया, या फिर सातवाहन शासकों ने केवल चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया? तो मौर्योत्तर काल में सिक्कों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न बनता है आपके सामने ये कि मुगल प्रशासन के अंतर्गत अलमगुजार या अमलगुजार नामक अधिकारी किसे कहा जाता था? सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी क्या अमलगुजार कहलाता था? सरकार के कोषागार का प्रभारी अमलगुजार था? या परगने का प्रथम अधिकारी या परगने में कोषागार का प्रभारी जो है अमलगुजार कहलाता था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, सरकार के में राजस्व का प्रमुख अधिकारी जो था उसे अमलगुजार कहा जाता था वो मुगल प्रशासन में। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदू महासभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि हिंदू महासभा जो है इसकी स्थापना कब की गई और कहाँ पे की गई थी। क्या ये 1920 में वाराणसी में की गई, या 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में की गई, या 1908 में मथुरा में की गई, या 1918 में लाहौर में की गई? तो आपको इस क्वेश्चन का बताना है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और कहाँ हुई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के समय जो गवर्नर जनरल थे वो इनमें से कौन थे? क्या लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड एल्गिन थे, या लॉर्ड मेयो थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन अधर्व्यूह का क्या अर्थ है? अधर्व्यूह, इससे पहले अगर आपने मेरी जो है वीडियो देखी हो, पुराने जो इतिहास की वीडियोस मैंने बना रखी हैं इससे पहले की, उसमें मैंने जो है बड़े ही सही ढंग से जो है इसके बारे में आपको समझाया है। अधर्व्यूह का सीधा सा मतलब ये था कि जो धार्मिक मामलों का सलाहकार नहीं हो, ऐसा भी नहीं है कि वो राजा का शिक्षक हो, उनको कहा जाता था जो यज्ञ करने वाले पुरोहित हुआ करते थे। ठीक है, तो धार्मिक मामलों का सलाहकार नहीं कहलाता था अधर्व्यूह। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको कि क्योंकि अधर्व्यूह जो है यज्ञ हवन पूजा पाठ से संबंधित है, तो कन्फ्यूज़न में ये लोग सही यहाँ पे टिक लगा देंगे ऑप्शन बी के कि धार्मिक मामलों का सलाहकार, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वह है यज्ञ करने वाला पुरोहित। इससे राजा का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी व्यक्ति होगा जो यज्ञ करता या कराता होगा उसको जो है अधर्व्यूह कहा जाता था वैदिक कालीन समय में। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था? तो आपको बताना है कि जो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे इसको किस जो है मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था।